यस यस सर। सर, आ रही, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब हम सर्च जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है इन्फॉर्म्ड सर्च। तो आज के टॉपिक के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो है कि हेरिस्टिक्स क्या होते हैं, हेरिस्टिक्स क्या हैं, ग्रीडी और एस्टेरिक सर्च क्या है, और लास्ट टाइम हमने ट्री सर्च को देखा था, तो आज थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे ग्राफ सर्च के ऊपर। लास्ट टाइम तक जो हमने देखा था वो था कि सर्च प्रॉब्लम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें शामिल रखते हैं। सर्च प्रॉब्लम में हमारे पास स्टेट्स थी। टारगेट हमारा ये होता है कि हम सारी स्टेट स्पेस चेक कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास एक्शंस और कॉस्ट्स हैं। सक्सेसर फंक्शंस कि हम एक स्टेट से अगली कौन कौन सी स्टेट्स जनरेट आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस। सेम इसी तरीके से हमारे पास कौन सी स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट अवेलेबल है। लास्ट टाइम तक हमने देखा था कि हम सर्च ट्री के थ्रू तमाम मॉडल्स बिल्ड आउट कर रहे थे, और हमारे पास कुछ बकेट्स थी या फ्रिंज हमारे पास मौजूद थे जिसकी तरतीब बदलने से हमारे पास मेथड्स जो थे वो बदल रहे थे, और हमारा टारगेट लीस्ट कॉस्ट जो थी वो फाइंड आउट करना था। उसके अंदर जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर देखी थी वो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओनली वन क्यू। सिर्फ एक ही क्यू के इस्तेमाल से हमने 3 डिफरेंट एल्गोरिदम्स को देखा था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास नॉर्मल क्यू जो थी वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की यूटिलाइजेशन में थी। जब हमने उसे स्टैक बना दिया था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे पास डेप्थ फर्स्ट था। और लास्ट में जब हमने प्रायोरिटी क्यू को इस्तेमाल किया था तो एल्गोरिदम हमने जो यूज़ बन गया था हमारे लिए वो यूनिफॉर्म कॉस्ट एल्गोरिदम था। आज हम इससे आगे जा रहे हैं इन्फॉर्म सर्चेस की तरफ। इन्फॉर्म सर्चेस के अंदर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेरिस्टिक्स। हेरिस्टिक्स क्या हैं? हेरिस्टिक्स हमारे पास एस्टिमेट्स हैं, हिंट्स हैं, जो कि हमें बताएं कि करंटली किसी भी स्टेट से हम गोल तक कितनी देर में पहुंच सकते हैं, कि हम गोल से कितना दूर हैं या कितना करीब हैं। इधर हमारे लिए एक और इशू है कि हर प्रॉब्लम के लिए हेरिस्टिक डिफरेंट हो जाता है। मींस कि एक प्रॉब्लम पे अगर हेरिस्टिक काम कर रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दूसरे एल्गोरिदम पे भी एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा। हर प्रॉब्लम के लिए हमें अलग हेरिस्टिक बनाना पड़ सकता है। अब ये एग्जांपल है हमारे सामने पैकमैन की। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट स्पेस या कोई भी करंट स्पेस है, और ये हमारे पास गोल स्टेट है। सिंपल हेरिस्टिक्स हमारे पास जो हैं दो, एक इक्लोडियन डिस्टेंस और दूसरा मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस अगर हम देखें तो इसको अगर हम ट्राइंगल की फॉर्मेट में बना लें और इनको विड्थ को a और हाइट को b रखें, तो सिंपल a प्लस b जो है ये हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस है। और इक्लूडियन डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ये डायगोनल है, जिसको हम इस फार्मूले से, इक्लूडियन फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको इस गेम के अंदर इन दोनों को अप्लाई आउट कर सकते हैं। बुक के अंदर जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस गिवन है, एस्टिमेटेड डिस्टेंस कि किसी भी सिटी से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस। पहले जो हमने अनइन्फॉर्म्ड में सर्चेज देखी थी उसके अंदर जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे थे वो था हमारे पास स्टार्ट से कितना डिस्टेंस जा रहा है, कि अगर हम इस लोकेशन तक पहुंच गए हैं तो स्टार्ट से अब तक हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, हम इसकी तरफ इंपॉर्टेंस रख रहे थे। जब हेरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो हम करंट पोजीशन से डेस्टिनेशन तक का एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं।
इसमें सबसे पहली एग्जांपल या एल्गोरिदम जो हम देख रहे हैं वो है ग्रीडी सर्च। ग्रीडी सर्च किस तरीके से एक्सप्लोर करता है, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या टर्म्स है कि नियरेस्ट या क्लोजेस्ट नोड जो है उसको इस मेथडोलॉजी से एक्सपेंड किया जाना है। जैसे इस सिटी वाली एग्जांपल में हम देखें, स्टार्ट से हम शुरू हुए, हमारे पास 3 चाइल्ड जो जनरेट हुए, तीनों पे एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास गिवन है। दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, ये कॉस्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस नहीं है, ये कॉस्ट इन पॉइंट से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस है। तो हमें हिंट मिल गया कि डेस्टिनेशन से इन तीनों में कौन सा सबसे ज़्यादा करीब है। तो इस हिंट की बेस पे कि ये सबसे ज़्यादा करीब है, इसको आगे एक्सपेंड किया जाए। सेम उसके चाइल्ड जब हमने पिक कर लिए, इनको बकेट में ऐड कर दिया, अब जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको मजीद एक्सपेंड करना है टिल वी रीच आवर डेस्टिनेशन। मेथड को ग्रीडी क्यों कहा गया? क्योंकि ये जस्ट इमीडिएट नोड्स को चेक कर रहा है, उनमें जो सबसे क्लोजेस्ट है डेस्टिनेशन से उसको पिक कर रहा है। अब बाकी सारे वहीं मौजूद हैं, लेकिन ये उस हिंट की बेस पे मूव ऑन करता गया तो डेस्टिनेशन तक बहुत फास्ट पहुंच गया। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, ये ए स्टडी के साथ मैं दोबारा डिस्कस भी करूंगा। स्ट्रेटजी दोबारा देख रहे हैं हम। सर एक क्वेश्चन है पीछे वाली स्लाइड में। जी सर इसमें जो आपने ये बताया है कि हम सीबीयू से जो हम गए हैं उसके बाद हम लोग गए हैं फिरगरिस पे, ठीक है, जी उसकी जी कॉस्ट आ रही है 99 और जो नीचे दूसरे की कॉस्ट है वो आ रही है 80, क्योंकि डेस्टिनेशन पे दूसरा रास्ता भी जा रहा है। तो हम उसकी तरफ ही क्यों गए हैं? हम कॉस्ट लो की तरफ भी तो जाएंगे। हम इधर सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस सिटी से हमारे पास कौन से हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है। अगर हम देखें तो इस सिटी पे हमारे पास कितनी है कॉस्ट? 178। 170 178 178 या इधर 176 लिखी हुई है। तो हमने इस वक्त जितनी बकेट्स में आ चुकी हैं, बकेट में जितनी सही। वैल्यूज आ गई हैं उनको सिर्फ देख रहे हैं। अब इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट थी उसको पिक किया। अब ये जहन में रहना चाहिए, जो ये कॉस्ट लिखी हुई हैं ये वो कॉस्ट हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुई। सही सर। ठीक है, ये कॉस्ट जो यहाँ लिखी जा रही हैं वो कॉस्ट हैं जो इन पॉइंट से डेस्टिनेशन तक का एस्टिमेटेड डिस्टेंस है। एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या है, हो सकता है हमारे केस में कि जीपीएस पॉइंट सैटेलाइट से हमने कैलकुलेट किए, उनके दरमियान में स्ट्रेट लाइन आपने कैलकुलेट कर ली। अब सही। बीच में रास्ता हो भी सकता है और रास्ता नहीं भी हो सकता, लेकिन हम उस इशारे की बेस पे कि एक डायरेक्शन हमें जीपीएस ने प्रोवाइड कर दिया है कि इस साइड पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमें मिल सकता है, तो हम उस साइड पे मूव करते चले गए। इररेस्पेक्टिव कि हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से कहीं बाद में हमें मिल जाए, लेकिन हम ग्रीडी मेथड पे जा रहे हैं, लालची मेथड पे जा रहे हैं, तो हमें इस वक्त बकेट में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है हमने उस वैल्यू को पिक कर लिया। क्लियर है? सही। माइक ऑफ कर दें। अब हम यही देख रहे हैं दोबारा इसके इश्यूज। हम इस पेज पे चले थे कि जो नियरेस्ट गोल हमें मिलेगा हमने उसकी तरफ मूव करना है, और नियरेस्ट गोल हमें कैसे मिल रहा है, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट बकेट्स के अंदर मौजूद हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट है हम सिर्फ उसको पिक कर रहे हैं। फास्ट बहुत है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हम सबसे पहले रॉन्ग गोल की तरफ पहुंच जाएं। रॉन्ग गोल पे हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं कि मैंने पॉइंट ए से जाना था और दरमियान में मेरे पास कोई हर्डल है और मैंने पॉइंट सी तक पहुंचना है। तो अब मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये लाइन जो है ए टू सी वाली लाइन जो है ये मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताए। यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ एक पॉइंट से डी मौजूद है। तो मूव मैं कैसे कर रहा हूँ कि मुझे मालूम हो रहा है बी का सी से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मौजूद है और डी का सी से डिस्टेंस जो होगा वो लार्जर होगा। तो व्हाट विल हैपन, आई मूव टुवर्ड्स द बी। अब यहाँ से आगे इस पॉइंट पे हर्डल है, हम क्रॉस आउट नहीं कर सकते। इन दैट केस हमें फिर दूसरे तरफ जाना है और फिर यहाँ से आगे सी की तरफ मूव करें। अगर हम डायरेक्टली कोई और मेथड देख रहे होते तो हम यहाँ बी की तरफ ना जाते, क्योंकि हमें मालूम होता कि बी से आगे जो है हर्डल है और हम क्रॉस नहीं कर सकते। हम पहले डी की तरफ जाते क्योंकि डी से सी तक जाने का रास्ता मौजूद है। अब ये डायगोनल अगर हम रास्ता अप्लाई आउट करते हैं तो ये शॉर्टेस्ट है ए टू डी तक का, रेदर देन ए टू बी, बी टू डी तक का ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगेन ये मैनहट्टन डिस्टेंस की वजह से। अब जब हम डी पे पहुंच जाए फिर हमारे पास एक ही पाथ है जिससे हम आगे मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं कि हम रॉन्ग साइड पे चले जाएं और जो हमें पहले मिले आंसर वो लॉन्ग पाथ से हमें आके रखता। क्लियर है? यस सर। ठीक है। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है हमारे सामने कि हम सारी जगह घूम लें एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर ही जहां गोल मौजूद है, मिस करते जाएं और बाकी हम पूरा ट्री ही सर्च कर लें। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये बैडली गाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ऑपरेट करता है। लेकिन मोस्ट सिनेरियो में ग्रीडी बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत स्पीड के साथ गोल हासिल कर लें। तो स्पीड में ये बहुत प्रेफरेबल है। एग्जाम्पल देखें, एक एम्प्टी प्लेस है, स्टार्ट हुए, सिर्फ उसने बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं गया, उसको हिंट मिला हुआ है कि इस राइट साइड की तरफ गोल मौजूद है, तो सिर्फ मूवमेंट जो है राइट साइड की तरफ चला गया। दूसरी एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में पैकमैन वाली एग्जांपल में मूव करने के बाद अब उसको ये मालूम हो रहा है कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ आंसर स्मॉल मिल रहा है। तो वो पहले इस तरफ मूव किया है और इसके बाद इसने जस्ट इन कवर किया क्योंकि वो इस साइड पे दूर नहीं होना चाह रहा। यहाँ से डायरेक्शन ख़त्म हो गया है तो क्यू में जो वैल्यूज यहाँ पे मौजूद थी उधर से मूव करने के बाद ये स्टार्ट। तो एक्सप्लोरेशन के दरमियान में ये काफ़ी देर ले रहा है लेकिन गोल तक फिर भी पहुँच पा रहा है। अब इसी की बेहतर फॉर्म एस्टेरिक सर्च। अब मैं इसको बेहतर फॉर्म क्यों कहूँगा? हमने अभी दो सर्चेज देखी, एक थी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और एक देखी है ग्रीडी सर्च। दोनों प्रायोरिटी क्यू को इस्तेमाल कर रही थी। यूनिफॉर्म कॉस्ट जो है वो बैकवर्ड कॉस्ट या जी ऑफ एन को इस्तेमाल कर के बैकवर्ड कॉस्ट क्या है, स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है, और ग्रीडी जो था वो फॉरवर्ड कॉस्ट को चेक कर रहा है। इसको हमने राइट डाउन किया है एच ऑफ एन के साथ। एस्टेरिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एस्टेरिक के अंदर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया कि हमारे पास जब क्यू के अंदर हम कोई सी वैल्यू की कॉस्ट रखते हैं एस्टेरिक सर्च के केस में, तो हमने बैकवर्ड कॉस्ट और फॉरवर्ड कॉस्ट दोनों के सम को राइट डाउन कर।
कि अगर हम यहाँ से मूव करें तो हमने डिसीजन लेने से ए के ऊपर हमारे पास डिसीजन हैं कि हमने ए से ई पे जाना है, ए से डी पे जाना है और ए से बी में जाना है। 3 इसके चाइल्ड बकेट में ऐड होंगे, लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? ई की कॉस्ट एच एन जो है इसके पास 1 और 8 + 1, और यहाँ तक पहुँच के इससे पिछले वाले की कॉस्ट भी थी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे थे 1 + 8, तो 1 + 8 + 1, ये हमारे केस आएगा ई की कॉस्ट बनेगी। डी के कॉस्ट में हमारे पास H2 है और ये हमारे पास पहले से 1 आया है, तो हमारे पास ये कॉस्ट बन गई। और बी के केस में हमारे पास क्या बनेगी? 1 + 6 + 1, ये 1 इधर वाला A to B, ये 1 S to A तक पहुंचने का पाथ, और 6 जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ B to G, कि B से G तक जाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरे पास कितनी है। तो जो हमारे पास सम बन रहा है, हमने वो बकेट के अंदर उस नोड के अगेंस्ट राइट डाउन करना है। बाकी इसके बाद जो काम हम पिक करेंगे कि हमने बकेट में से निकालना कैसे है, अगेन जैसे इन दोनों के अंदर हमने प्रायोरिटी की क्यू इस्तेमाल की थी, उसी प्रायोरिटी क्यू के तहत हमने बकेट में से किसी एक नोड को पिक करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, वो है कि अगर हम गोल तक पहुँच गए, पहली दफ़ा आए, हम बकेट में से वैल्यूज़ निकालते जा रहे हैं, पहले बकेट में वैल्यू ऐड की, फिर उनमें 1 बाय 1 हम उनमें से वैल्यूज़ निकालते जाएं, और जैसे ही बकेट के अंदर हमारे पास गोल आ जाए तो क्या हम स्टॉप कर दें? यही काम हमने BFS में भी किया, डेप्थ फर्स्ट में भी किया, यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर हमने सारा सर्च आउट कर रहे थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन ये है कि हम इसको जैसे ही हमारे पास बकेट के अंदर गोल स्टेट आ जाए तो क्या हम स्टॉप करें या ना करें? तो आंसर है कि हमें नहीं करना। जब तक पूरी क्यू खाली नहीं हो जाती, जब तक पूरी क्यू यानी पूरी बकेट जो है हमारे पास खाली नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमने इसे मूव करना। ओनली स्टॉप व्हेन डी क्यू अ गोल, जब हमारे पास गोल जो है वो बकेट में से बाहर आ जाता है। सिर्फ आने पे नहीं, बकेट को खाली भी करना है कि उसमें से गोल जो है वो बाहर भी चला जाए। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिमैलिटी को हम कैसे इंश्योर करें। अब एक एग्जांपल है, इसमें हमने देखना है कि खराब क्या हुआ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, जो GPS हमें दिखा रहा है कि S से G तक जाते वक्त हमारी कॉस्ट आएगी 7। 2 पाथ्स हमारे पास जा रहे थे यहाँ से, S to A और S to G डायरेक्टली। G क्योंकि डेस्टिनेशन ही था, इस पे हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? 0, कि हम 0 पे पहुँच चुके हैं। ये हमारे पास S से G पे जाने का कॉस्ट, तो टोटल इधर हमने बनाना है 5 + 0 HN + G of N। इधर हम जब बना रहे हैं तो ये हमारे पास 1 + 6 हो गया, ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास वैल्यू 5। तो अब जब बकेट के अंदर G वैल्यू एंटर हो रही है S की वजह से, तो ये अपने साथ वैल्यूज लेके आ रहा है 5 और A वैल्यू लेके आया है 6। अब वही प्रॉब्लम कि जैसे ही गोल मिले हम काम ख़त्म कर दें। तो एक्चुअल कॉस्ट हम देखें तो 1 + 3 है, टोटल 4 होनी चाहिए, जबकि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? अगर फौरन क्यू के अंदर एंटर होते ही स्टॉप करेंगे तो आंसर होगा 5। ऑप्टिमल नहीं है। क्यों? हमने जैसे ही बकेट के अंदर G एंटर हुआ, हमने स्टॉप किया, तो आंसर 5 है, लेकिन यहाँ आंसर होना जो चाहिए वो 1 + 3 4 होना चाहिए, कि स्टार्टिंग से G तक पहुँचने का कितना डिस्टेंस एस्टिमेटेड निकाल के। अब
ऐसा क्यों हो रहा है? वही प्रॉब्लम कि ये हमने बकेट में आते ही स्टॉप कर दिया। अब दूसरा केस क्या है, हमने आते ही स्टॉप नहीं किया, इस बकेट में से दोबारा निकाली वैल्यूज, ये वैल्यूज निकाल दी, तो अब हमारे पास ए मौजूद है, क्योंकि जी से हम आगे नहीं जा सकते। ए मौजूद है, ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास डिस्टेंस कवर हो चुका है 1, और अब जी तक की वैल्यू 0 है, तो 3 + 0 + 1। अब ए के चाइल्ड जो हैं दोबारा जी को एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या है 4, ए भी निकल गया। अब दोबारा जी को निकालेंगे तो जी खत्म हो गया, यानी हमने पूरी क्यू खत्म कर दी। क्यू खत्म की है, अब हम कह सकते हैं लास्ट में जो जी की वैल्यू थी, गोल पे हमारे पास वैल्यू आई थी, दैट वाज 4 एंड नॉट 5। तो इस तरह हमने हालांकि देख भी लिया है कि हाईएस्ट वैल्यू आ सकती थी, पिक जो हमने किया वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 को पिक किया। और यहाँ दोबारा इस सारी की समरी हमारे पास क्या है, एक्चुअल कॉस्ट जो थी, जो 4 थी, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी, एस्टिमेटेड गुड कॉस्ट, उससे स्मॉलर थी। यहाँ 7 आ रही है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल वैट कॉस्ट वो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू पे आ रही है। अब इसकी बेसिस के ऊपर ह्यूरिस्टिक्स के डेफिनेशंस बनाई गई, एडमिसिबल एंड अनएडमिसिबल या इनएडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स। इनएडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स कौन से हैं? जो पेसिमिस्टिक हैं, जो बहुत देर तक गुड सॉल्यूशन को बकेट में रखेंगे। एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं? जो ये टारगेट करते हैं कि बैड प्लान्स जो हैं वो बकेट के अंदर रुक जाएं, और वो जो हैं कभी भी ट्रू कॉस्ट से ज़्यादा ना होने पर। ट्रू कॉस्ट हमारे पास जो अवेलेबल रास्ता मौजूद है, जितना होगा एक्चुअल रिजल्ट आएगा, एस्टिमेटेड उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये एडमिसिबिलिटी की शर्त जो है वो पूरी नहीं हो सकेगी, और एडमिसिबिलिटी की शर्त पूरी नहीं हुई तो हमारे पास ऑप्टिमैलिटी भी पूरी नहीं हो सकेगी। अब दोबारा हम इसको इक्वेशन की फॉर्मेट में देखें, ये हमारे पास नियरेस्ट गोल है, ट्रू कॉस्ट है गोल तक पहुंचने की, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो अंदाज़ा लगाई गई है। तो हमने यहाँ पे एडमिसिबिलिटी के लिए कहा है कि ये जो हम एस्टिमेट लगाएं वो हर सूरत में ट्रू कॉस्ट से स्मॉलेस्ट रहनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे ये इंक्रीज कर जाती है ट्रू कॉस्ट से, तो ऑप्टिमैलिटी की शर्त पूरी नहीं हो सकेगी। अब अगर हमने फौरन ही रोक दिया एल्गोरिदम को, जैसे ही बकेट के अंदर गोल रिसीव हुआ, तो हम एक्चुअली लॉन्ग पाथ से आए होंगे, शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं आए होंगे। इस केस में भी देखें, एक्चुअल पाथ हो सकता है कि हम ये आ रहे हैं रास्ता ढूंढते हुए, लेकिन जो हमारे पास हमने एस्टिमेट लगाया है उसमें हमने हर्डल्स को बायपास किया हुआ है। हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि हर्डल्स मौजूद ही नहीं हैं, लेकिन हम उसको क्रॉस करते चले जा रहे हैं। और जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एस्टिमेट जो है वो हमेशा लेस रह जाना चाहिए, किससे? ट्रू कॉस्ट से। क्योंकि ट्रू कॉस्ट में हमें डिफरेंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं बात, और इसमें मैनहट्टन डिस्टेंस में या इक्लोडियन डिस्टेंस में हमने अज्यूम यही किया हुआ है कि दरमियान में कोई हर्डल मौजूद नहीं है और पैकमैन स्ट्रेट गोल की तरफ जा सकता है। सेम हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो आप डिटेल में देखेंगे,
कि पेन्स को फ्लिप कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम ट्रू कॉस्ट के 4 पेन्स इकट्ठे एक टाइम पे फ्लिप कर सकते हैं। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम देखने की जगह सिर्फ इसकी तरफ देखें। ज़्यादातर हेरिस्टिक सर्चेस के अंदर हमारा टारगेट यही है कि हम एडमिसिबल हेरिस्टिक फाइंड आउट कर सकें। अगर हम एडमिसिबल हेरिस्टिक फाइंड आउट कर लें तो हमारा एस्टेरिक सर्च जो है वो सही एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम दोबारा देख रहे हैं इसको। अजम्पशन हमारे पास क्या है, ए जो है वो हमारे पास ऑप्टिमल गोल है, बी हमारे पास सब ऑप्टिमल गोल है। क्यों हमने कहा कि ये जो है हायर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू बी के जो लोअर पोजीशन के ऊपर है। ह्यूरिस्टिक हमारे पास जो है वो एडमिसिबल है कि जब भी हम एस्टिमेट लगाएंगे तो एस्टिमेट ऑफ ए जो होगा वो लेस होगा ट्रू कॉस्ट पहुंचने में। सेम इसी तरीके से ए जो है वो पहले होना चाहिए बी के तहत। क्लेम हम क्या कर रहे हैं इधर कि ए बकेट को लीव करेगा पहले बी से। क्यों? हमारे पास एल्गोरिदम जो है या ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है, और एडमिसिबल में हमने शर्त यही रखी हुई है n से गोल तक का डिस्टेंस, के किसी भी पॉइंट से गोल तक का डिस्टेंस जो है एस्टिमेटेड विल बी लेस फ्रॉम द ट्रू कॉस्ट। और सेम हमारे पास बी के केस में होगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्लेम ये कर रहे हैं कि अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो ए बकेट में से पहले बाहर आएगा, और अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही देन देयर इज अ चांस कि बकेट में से बी पहले बाहर आए। अब हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि अब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि बी जो है वो बकेट के अंदर आ चुका है। कवर्ड एरिया जो है वो हम दिखा रहे हैं कि ये बकेट्स के अंदर आ चुके हैं, बी बकेट में आ गया है, और साथ में एन भी हमारे पास बकेट में अवेलेबल है। और साथ हम ये भी कह रहे हैं एन जो है एंसेस्टर्स है, उसके पेरेंट्स में से कोई एक शामिल है ए का। n will be expanded before b। अब ये जो कवर्ड एरिया जो बकेट में आ चुके हैं तो n जो है वो पहले एक्सपेंड होगा b से। ये हमारे पास क्लेम आ रहा है। इस क्लेम को प्रूव कैसे करें? हमने कहा कि फंक्शन ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू फंक्शन फॉर a, और फंक्शन वही f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n प्लस h ऑफ n। स्टार्टिंग पॉइंट से n तक का डिस्टेंस, n से गोल तक का डिस्टेंस, दोनों गोल तक का डिस्टेंस या किसी भी गोल तक का डिस्टेंस। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां तक जो है वो लेस होगा कॉस्ट एज कंपेयर टू ए की। तो ये वैल्यू हमारे पास क्यों होगी जी ऑफ ए के बराबर, लेस और इक्वल टू जी ऑफ ए? क्योंकि हमारे पास हमने शर्त में ये साथ लिखा था कि h ऑफ n इज लेस इक्वल टू h स्टेरिक। अगर हम ये कह रहे हैं g ऑफ h ऑफ n जो है गोल तक पहुंचते वक्त और a पे हमारे पास वैल्यू रिसीव हो चुकी है, तो h ऑफ a कितनी वैल्यू आएगी? h ऑफ a जो है वो हमारे पास क्योंकि a पे पहुंच चुके हों तो वैल्यू आनी चाहिए 0। यहाँ पे वैल्यू h ऑफ n की जो होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ पे h ऑफ a से। सेकेंड चीज़, ये हमारे पास हेरिस्टिक के केस हो गए। g के केस में क्या हो रहा है? g के केस में हमारे पास इस पॉइंट पर a तक रिसीव करते वक्त डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू a
वो हमारे पास एफ ऑफ एन के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। बराबर कब होगा? अगर एन और ए की पोजीशन पे, एन और ए दोनों ए की पोजीशन पे हैं, हमारे पास बराबर केस है। लेस कब होगा? जब ये एन और ए थोड़ा सा डिफरेंट मौजूद हैं। क्यों डिफरेंस आ रहा है? वो इस एच ऑफ एन की वजह से आ रहा है। ये ए के ऊपर एच ऑफ एन 0 है, लेकिन जी एन वाले पोजीशन के ऊपर एच एन की कुछ ना कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। तो अगर हमारे पास दोनों मौजूद हैं तो हमारे पास, हमने क्या कहा कि जी ऑफ ए जो कैलकुलेट हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल ए, वो बराबर हो जाता है एफ ऑफ ए के। इस बेसिस, इन क्लेम्स की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो लेस इक्वल टू है एफ ऑफ ए के। सेकंड, हमने क्लेम साथ में ये रखा कि एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन होगा एफ ऑफ बी के। क्यों? बी जो है हमने कहा कि इससे लोअर लेवल पे मौजूद है, इसके लेवल से नीचे मौजूद है, और बी जो है वो सब ऑप्टिमल है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है, अब जी क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल ए विल बी लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग फॉर बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। जब ये हमारे पास कम है और पॉइंट के ऊपर जब हम पहुंचेंगे गोल पे, तो हमारे पास h इक्वल टू 0 होगा, और इसके पास h की कुछ ना कुछ वैल्यू फिर भी मौजूद रहेंगी। g ऑफ h प्लस h ऑफ n जब होगा तो कुछ वैल्यूज जनरेट आउट होगी, देन दैट वैल्यू रिजल्ट इन अ बिगर वैल्यू देन दिस वैल्यू। तो f ऑफ a विल बी लेस देन f ऑफ b। क्यों? इसके साथ कुछ हेरिस्टिक मौजूद होगा, इसके साथ हेरिस्टिक खत्म हो चुका, 0 वैल्यू के साथ आएगा। सो f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ b। अब अगला क्लेम हमारे, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दीजिए। अब हमने ये देखना है कि n जो है, जो एंसेस्टर है किसका? a का, वो एक्सपेंड होता है b से पहले। f ऑफ n क्या हमारे पास है? हमने कहा वो लेस देन है f ऑफ a से, और f ऑफ a लेस देन है f ऑफ b से। जब ये सिचुएशन हमारे पास मौजूद है और यही वैल्यू बकेट के अंदर मौजूद है, बकेट के अंदर मौजूद है, बकेट के अंदर हमारे पास n और b मौजूद है। इन दोनों की वैल्यूज बकेट के अंदर हर नोड के अगेंस्ट मौजूद हैं। तो स्मॉलेस्ट, हमने प्रायोरिटी जो है वो स्मॉलेस्ट रखी हुई है, तो जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहले पिक होगी। तो f ऑफ n जो है वो पहले एक्सपेंड करेगा। और इसी तरीके से हम कह रहे हैं तमाम एंसेस्टर्स जो हैं, ऑल एंसेस्टर्स ऑफ ए एक्सपेंड्स बिफोर बी। और फिर f ऑफ a क्योंकि लेस है f ऑफ b के, तो f ऑफ a बकेट से पहले बाहर आएगा b के, तो a विल एक्सपेंड बिफोर b। और जो पहले मिल जाएंगे तो हमने उसी को ही रिजल्ट वापस सबमिट करना है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास a पहले हमें मिल गया, जो रिजल्ट जिसकी वैल्यू भी स्मॉलेस्ट थी, जिस उस तक पहुंचने का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट था, तो हमने ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो वापस भेजा है। अब ये ऑप्टिमल हमें कब ही रिसीव हो सका? जब हमने शर्त किसकी रखी हुई थी? एडमिसिबिलिटी।
कि हमारे पास यही शर्त h ऑफ n लेस और इक्वल टू h स्टेरिक n, यानी ट्रू कॉस्ट से कम रहे हर दफा, तब ही a के एंसेस्टर्स एक्सपेंड पहले होंगे b से, और फिर हमें जो पहले रिजल्ट मिल जाए हम वापस सबमिट कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्टिमल रिजल्ट है। अगर ये शर्त पूरी नहीं हो सके फिर हमें तमाम एक्सपेंड करने हैं, और फिर एट द एंड सिर्फ हम जाके बता सकेंगे कि ए और बी में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब प्रॉपर्टीज को हम देखें। यूनिफॉर्म कॉस्ट और ए स्टेरिक के साथ दोनों एक ही तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट जो है वो ऑल डायरेक्शंस में बराबर एक्सपेंड करता है, तमाम डायरेक्शन में बराबर एक्सपेंड कर रहा है। ए स्टेरिक उसका बेटर वर्जन क्यों हो गया है, जा सारी तरफ रहा है लेकिन जिस तरफ गोल है उस तरफ वो ज्यादा एक्सपेंड करके चेक कर। क्यों? उसके पास दो जो वैल्यू जिसके तहत नोड्स बकेट में से पिक हो रहे हैं वो कॉम्बिनेशन है एच एन और जी ऑफ एन, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द गोल। तो उसे मालूम है गोल किस जानिब है, तो उस साइड पे वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन अपनी ऑप्टिमैलिटी को बरकरार रखने के लिए बाकी डायरेक्शन में भी चेकआउट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लैंक जगह पे है। यूनिफॉर्म कॉस्ट इस पॉइंट तक पहुंचते वक्त कोई दरमियान में हर्डल मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये चारों तरफ बराबर एक्सपेंड इसने किया। हमने ग्रीडी में देखा था, ग्रीडी ने इस साइड बाकी साइडों पे एक्सपेंड नहीं किया था, उसने सिर्फ जिस तरफ गोल था बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया था। तो ग्रीडी इस जब बिल्कुल कुछ मौजूद नहीं था तो ग्रीडी बहुत फास्ट था, उसके मुकाबले में ये यूनिफॉर्म कॉस्ट स्लो रह गया था। ये ग्रीडी की एग्जांपल दोबारा, बाकी किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं किया और तेज़ी के साथ जिस तरफ डेस्टिनेशन है उस तरफ सिर्फ मूव किया और आंसर हासिल कर लिया। ए स्टेरिक सर्च ग्रीडी की तरह गोल की तरफ भी मूव कर रहा है, लेकिन बाकी डायरेक्शंस को भी देख रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म कॉस्ट। दूसरी तरफ भी देख रहा है कि मेरे से ऑप्टिमैलिटी की शर्त रह ना जाए, लेकिन गोल की तरफ ज्यादा ध्यान से मूव आउट कर रहा है। क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? नो सर। सर ग्रीडी और ये यूनिफॉर्म कॉस्ट के बारे में पूछा था। ग्रीडी और यूनिफॉर्म कॉस्ट के बारे में? यस सर। देखिए ग्रीडी जो है यहाँ पे हमारे पास इसके पास गोल मौजूद है। अब ग्रीडी का टारगेट ये है कि उसे मालूम है कि मेरे पास डेस्टिनेशन किस साइड पे, उसे एक फ्लैग मिल गया है, वो फ्लैग उसे शो करता है कि किस साइड पे मैंने जाना है, गोल किस तरफ हो सकता है। हेरिस्टिक या एस्टिमेशन जो है वो एक फ्लैग का काम कर रहा है, उसे डायरेक्शन शो कर रहा है कि मैं लेफ्ट साइड पे ज़्यादा मुझे मिल सकता है गोल या राइट साइड पे जाने से मिल सकता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट क्या था? अनइन्फॉर्म्ड सर्च था। अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ब्लाइंड सर्च, उसे किसी जगह का नहीं पता, वो चारों तरफ मूव कर रहा है। सर इनका ये पूछना था सर, जो ह्यूरिस्टिक कैलकुलेशन है, अच्छा यूनिफॉर्म कॉस्ट में ये है कि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आ चुके हैं वो, और जिस नोड पे उसने मूव करना उसका डिस्टेंस प्लस करके सर उसको स्टोर करेगा, ये कि सर किसका करेगा यूनिफॉर्म कॉस्ट के लिए? अच्छा मैं दोबारा आपको बता दूं, यूनिफॉर्म कॉस्ट ब्लाइंड सर्च है या अनइन्फॉर्म्ड सर्च है,
इसका मतलब ये है इसके पास हेरिस्टिक जो है वो नहीं है। ग्रीडी इसके पास हेरिस्टिक मौजूद है। अगर इसके पास हेरिस्टिक मौजूद नहीं है तो इसके पास डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस इसके पास है स्टार्ट से मैं कितना कवर कर चुका हूं, ये पॉइंट मेरे पास कितनी वैल्यू है कि मैं स्टार्ट से कितना कवर किया। ये ग्रीडी इस बात को इंश्योर नहीं कर रहा कि मैंने स्टार्ट से अब कितना दूर हो रहा। ये हेरिस्टिक सिर्फ ये देख रहा है कि मैं गोल से कितना करीब हूं। दोनों चीजें देखनी है। जी ऑफ एन स्टार्ट से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट है। एच ऑफ एन डिस्टेंस फ्रॉम एन टू गोल है, एस्टिमेटेड डिस्टेंस फ्रॉम एन, जिस भी पॉइंट पे आप मौजूद हैं वहां से गोल तक मौजूद है। जी ऑफ एन स्टार्ट से एन तक का डिस्टेंस, एच ऑफ एन एन से गोल तक का डिस्टेंस। इसी वजह से ग्रीडी सर ग्रीडी का ये बोला था सर, ग्रीडी जो मूवमेंट करता है अपनी सर, अब एक नोड पे है सर, उसके इर्द गिर्द 2 या 3 नोड हैं सर, अब उनके उस नोड से उन नोड तक जो डिस्टेंस है वो जिसके ऊपर सबसे कम होगा उसके ऊपर मूव करेगा, जैसे उससे लेके वो पहले गोल तक की जो उसके पास हेरिस्टिक होगी उसको कैलकुलेट किया हुआ होगा। मैं एग्जांपल दोबारा दिखाता हूं आपको। अब यहां पे क्या था, बकेट में सबसे पहले आपने ये एरिड सिटी जो है ये डाला। स्टार्ट से इस तक का डिस्टेंस कितना है? 0। ठीक है। अब ग्रीन अगर हम जा रहे होते यूनिफॉर्म कॉस्ट के तहत, यूनिफॉर्म कॉस्ट जो था वो हमें कह रहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट राइट डाउन करें। जब हमने इसको कन्वर्ट किया ग्रीडी पे, जब हमने इसको कन्वर्ट देखे ना सर, ये शुरू से जो है सर 2 पार्ट जा रहे हैं सर, एक की कॉस्ट 99 और सर एक की 80 है, तो सर इसके अंदर हम 80 के ऊपर भी तो मूव कर सकते हैं अगर सर ग्रीडी भी इस तरह चेक करें तो। जो उसके करीबी जो लोकेशंस हैं उनकी जो सबसे कम कॉस्ट है जिसके ऊपर वो उसके ऊपर मूव कर जाए। हाँ, अब जो ये पाथ लिखा हुआ आ रहा है ये किस चीज का डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल दिस पॉइंट, या सिर्फ इस एज को लें अगर हम इसको सम नहीं कर रहे, फ्रॉम दिस सिटी टिल दिस सिटी। अब अगर सिर्फ वो एक साइड पे देखता है तो फिर हमारे पास गेम वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहां से जब इससे स्टार्ट लिया, ये मूव किया, अब इसको ये शॉर्टेस्ट मिल रहा था, यहां से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। हमने सपोज किया कि हमने बकेट में दूसरे नहीं डालने, देन व्हाट हैपन कि हम यहां जाके आगे कोई रास्ता ही नहीं। क्यों? हम सिर्फ एक साइड पे देखते गए, हमने बकेट में बाकी चीजें नहीं डाली, तो हमारे पास यहां पे आके स्टक हो जाएंगे। हमने बकेट में दूसरी वैल्यूज भी रखी हैं, तब हमारे पास यहां स्टक होने के बाद हमने इस पॉइंट से स्टार्ट ले लिया और डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अब ये पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं? ये पॉइंट्स हमारे पास थे कि एस्टिमेटेड, जो हमारे पास डेस्टिनेशन से इस पॉइंट तक का एस्टिमेशन हो, प्लस ये वैल्यू हम रखें। ये हमारे पास ए स्टेरिक के अंदर भी हमने काम किया था। ग्रीडी के अंदर हमने सिर्फ डिस्टेंस रख दिया था, तो बकेट में होने की वजह से, एग्जांपल मैं पूरी कर लूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट में हमारे पास एरिड आया, एरिड से हमने एस्टिमेटेड डिस्टेंस से कुछ भी था 500 था समथिंग, ए को निकाला, हमारे पास चिल्ड्रंस आ गए एस टी एंड जी। एस पे हमारे पास डिस्टेंस, एस्टिमेटेड डिस्टेंस कितना था? 253।
इस पे हमारे पास था 329 और Z पे हमारे पास था 374। अब इसमें हमने ये इंक्लूड नहीं किए, ये ध्यान में रहे, ये हम इंक्लूड करते हैं तो ये यूनिफॉर्म कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। उसकी जगह हमने डेस्टिनेशन से एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो रखा, इसी वजह से इसका नाम हमने ग्रीडी रखा था कि ये देख रहा है कि एस्टिमेटेड डिस्टेंस कितना हो सकता है, सिर्फ इमीडिएट को देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म कॉस्ट। अब इसकी जगह यूनिफॉर्म कॉस्ट की बकेट होती तो हमारे पास क्या वैल्यू आती, ए हमारे पास वैल्यू आती 0, ए को कट करते हैं हमारे पास वैल्यू एस टी और जी, एस की वैल्यू हमारे पास 140, टी पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 118 और जी पे वैल्यू हमारे पास आ जाती 75। फिर इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो हम यूनिफॉर्म कॉस्ट के तहत कर रहे थे कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है पहले वो देखें, तो अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है 75। तो हम इधर आने की जगह आप देखें हम किधर जा रहे हैं, अपर डायरेक्शन की तरफ। 140 पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्मॉलेस्ट, इधर से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इधर जी की तरफ जा रहे हैं, 75 की तरफ। तो ये प्रॉब्लम था यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर कि आप सिर्फ इमीडिएट को देख रहे हैं, तो आप जो सबसे स्मॉलेस्ट है उस साइड पे चलने लग गए। 140 और 118 दोनों को आपने मिस कर दिया। सर सर यूनिफॉर्म ग्रीडी में हम नहीं जाएंगे स्मॉलर की तरफ, इमीडिएट को हम ग्रीडी में देखते हैं ना। अच्छा, दोनों स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी, दोनों में प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, दोनों में प्रायोरिटी क्यू, दोनों में आपने स्मॉलेस्ट लेना है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डिस्टेंस का है, कौन सा डिस्टेंस आप लिखते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट के स्टार्ट स्टार्ट हो गया। आवाज आ रही है मेरी, बाकी सारे बंद कर दें ताकि आवाज पूरी आ जाए। अब क्या था ग्रीडी और यूनिफॉर्म कॉस्ट के दरमियान में डिफरेंस। यूनिफॉर्म कॉस्ट डिस्टेंस जो रख रही थी वो स्टार्टिंग पॉइंट से हम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं एन तक पहुंचते वक्त, कि ए से अगर हम इस सिटी तक पहुंचे हैं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, ये हमने लिखना था यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर। ग्रीडी के अंदर हमने ये डिस्टेंस उल्टा लिखा है कि इस पॉइंट से गोल तक कितना एस्टिमेटेड डिस्टेंस हो सकता है, अंदाज़ा हमारा इस शहर से डेस्टिनेशन शहर तक कितना डिस्टेंस हो सकता है, उसकी बेसिस पे चल रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंस जो आ रहा है वो डिस्टेंस का आ रहा है, बाकी मेथड सेम चल रहा है ग्रीडी के अंदर भी और यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर भी। अब क्लियर हुआ है? माइक ऑन करके अब बता दें मुझे। सर यूनिफॉर्म कॉस्ट में सर बहुत ही पूरी चीज सर, अब जैसा हम ये इसके ऊपर हैं शुरू से आगे फार्ग्रास पे हैं सर, यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर अगर इसको देखें तो सर ये जो डिस्टेंस अपना स्टोर करेगा वो 140 प्लस 99 स्टोर करेगा या सर किस तरह स्टोर करेगा उसको सर, अगर इसी पाथ के अंदर ही हमने मूव यूनिफॉर्म कॉस्ट। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर 140 प्लस 99 ये इस तरीके से सर्च करेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपने लेना है स्टार्टिंग करके स्टोर करेगा। हाँ जी, सम करते साथ साथ सम करते जा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपने लेना है स्टार्टिंग पॉइंट से। यूनिफॉर्म कॉस्ट का डिस्टेंस लेना है स्टार्टिंग पॉइंट से, कितना कवर कर चुके हैं स्टार्ट से अब तक। एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप एबटाबाद से
जा रहे हैं इस्लामाबाद और पहुंच चुके हैं बीच में हसन अब्दाल। तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉस्ट में आप एबटाबाद से हसन अब्दाल तक का डिस्टेंस रख रहे हैं, ग्रीडी में हसन अब्दाल से इस्लामाबाद तक का एस्टिमेटेड डिस्टेंस रख रहे हैं। यहाँ एक्चुअल डिस्टेंस है, यहाँ एस्टिमेटेड डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है जो आप कवर कर चुके हैं और आप बता सकते हैं रिकॉर्ड मैंने इतना कर लिया है, मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ये डिस्टेंस जो है ये सिर्फ आपने डिवाइसेस पे देख के अंदाज़ा लगाया है कि इतना अभी रहता होगा हसन अब्दाल से इस्लामाबाद तक जाने का। अब क्लियर है? और ए स्टैरिक में हमने दोनों रखने, उनका सम करके। जी पूछें। और अगर ग्रीडी में हमने इस तरह किया कि हम थोड़ा हमने मूव किया और फ्रिज पर हमारे पास कोई से भी दो नोड्स आ गए और उस दो नोड से जो हेरिस्टिक का डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम है, तो हम किस से जाएंगे? यहाँ देखिए, जब दो वैल्यूज आ जाए उनकी वैल्यू सेम हो तो फिर डिपेंड करेगा बकेट में से पहले कौन सा मौजूद है, फिर क्योंकि नॉर्मल क्यू बन जाती है। जब प्रायोरिटी बराबर है और 2 या 3 या 4 या 10 वैल्यूज भी या 100 वैल्यूज भी बराबर वैल्यूज पे आ गए तो वो बकेट में पहले कौन आया है वो इंपॉर्टेंस ले जाएगा। सर यूनिफॉर्म कॉस्ट में सर हम इंटायर ट्री में से नोट पिक करके आगे मूव करते हैं, और अगर हमारे पास आगे फिर उससे छोटी कॉस्ट हो तो हम ट्री में किसी और पॉइंट पर मूव कर देते हैं। ग्रीडी में हम जो हमारे पास कनेक्टेड नोड्स होती हैं हम सिर्फ उन्हीं में मूव कर रहे होते हैं। तो बस यूनिफॉर्म कॉस्ट जो है उसमें हम सारे डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, हमारा ट्री जो है वो चारों तरफ एक्सपेंड कर रहा है। यस सर। ठीक है, ग्रीडी में हमने जिस साइड पे सबसे शॉर्टेस्ट है उसको पहले पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है सर। ठीक है, और ये सारा क्यों प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि हमने ये नहीं देखा हम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। जो ये एग्जांपल अभी हमने बनाई थी इसमें ये इशू आ गया था। स्टार्ट में बहुत अच्छा गया ये ए से बी की तरफ, क्योंकि बी जो है वो सी तक सी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे था एज कंपेयर टू डी के। यहाँ अगर बीच में हर्डल ना होती तो बहुत तेजी के साथ वो क्रॉस कर जाता, गुड केस के अंदर। बैड केस में हर्डल मौजूद है, अब हर्डल मौजूद है तो यहाँ पे आके वो रुक गया। अब उसने देखना है कि ए ने बकेट के अंदर और कौन कौन से रखे हुए थे, उधर से डिस्टेंस चेकआउट किया तो उसको फिर मूव यहाँ से मूव करना पड़ा डी की तरफ, फिर डी चेक हुआ, फिर डी से आगे हम सी की तरफ मूव कर गए। तो एक्चुअली हमें ज़्यादा इस साइड पे मूवमेंट करनी पड़ गई। तो हमारे पास ग्रीडी में अगर आंसर मिल जाए तो बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है, क्यों, हमें एक डायरेक्शन का मालूम है। सिर्फ खतरा ये होता है कि हमारे पास ऑप्टिमैलिटी की शर्त कहीं ख़राब ना हो जाए, कि हमें ऑप्टिमल आंसर मिलने की बजाय सब ऑप्टिमल रिजल्ट पहले मिल जाए, क्योंकि हमने रास्ता बदला, इधर एक और सब ऑप्टिमल रिजल्ट मौजूद था, वो बकेट में आया तो वो भी गोल है, हमने आंसर वहीं से रिटर्न कर दिया, तो हमारा रिजल्ट जो है ऑप्टिमल की जगह सब ऑप्टिमल रिजल्ट आ गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं ग्रीडी में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो सब ऑप्टिमल गोल की तरफ चला गया। क्यों, हम जल्दी करना चाह रहे थे। ग्रीडी क्या है, लालची है कि उसे जैसे ही जो वैल्यू करीब करीब नज़र आती है कि जो गोल हो सकती है करीब करीब उस, और वो डायरेक्शन चेंज करवा दिया और उसके बाद सब ऑप्टिमल पहले आया, और सब ऑप्टिमल पहले आने से वो रिटर्न भी पहले हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट जो है रॉन्ग गोल की तरफ होगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस ग्रीडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ए स्टैरिक बनाया गया। कि ए स्टैरिक है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं जा रहा था। यूनिफॉर्म कॉस्ट स्लो था लेकिन ऑप्टिमल था।
तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ग्रीडी और यूनिफॉर्म कॉस्ट को, तो हमारे पास ए स्टेरिक बन जाता है, जो बहुत फास्ट तो नहीं है ग्रीडी की तरह, लेकिन क्या है, रिजल्ट यूनिफॉर्म कॉस्ट के मुकाबले में बेहतर ले आता है, ऑप्टिमल बी लाता है। इसकी एग्जांपल्स हमने देख ली। यहाँ पे उसके बाद अगले इश्यू स्टार्ट हो गए हमारे पास हेरिस्टिक के, कि हेरिस्टिक अगर अच्छा है, एडमिसिबल है, तो ए स्टेरिक जैसे ही गोल मिले रिटर्न कर सकता। लेकिन अगर एडमिसिबल नहीं है, आपने जैसे एक हेरिस्टिक बनाया और उसे चला दिया, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका रिजल्ट स्टिल सब ऑप्टिमल रहे। तो हमने कहा कि हमें शर्त लाजमी होनी चाहिए एडमिसिबिलिटी की, और एक दूसरी अभी हम देखेंगे कंसिस्टेंसी की। ये दो शर्तें हमारी पूरी हो जाएं तो हम जैसे ही गोल मिले उसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो हमें पूरी क्यू में से तमाम जो गोल्स हैं उन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर डिसीजन हम ले सकते हैं कि इनमें से शॉर्टेस्ट डिसीजन कौन सा वाला था। इसकी एग्जांपल हमने ये वाली देखी थी, जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा था कि हमने ए स्टेरिक पे गए तो हमारा आंसर 5 आ गया, और हमने फ़ौरन इधर से रिटर्न बैक किया, आंसर 5 आ गया, ना कि आना चाहिए था 4। इस वजह से क्यू को हमें पूरा मूव कर किया, तब हम डिसाइड कर सके कि गोल का टोटल डिस्टेंस 4 होना चाहिए, ना कि 5। और गलती हमने क्या ढूंढी कि हमारे पास जो चीज़ हमें हेरिस्टिक्स दे रही थी, वो हेरिस्टिक्स जो है एडमिसिबल नहीं थे। और एडमिसिबिलिटी क्या है कि एच ऑफ एन शुड लेस देन एच ऑफ स्टेरिक एन। अब स्टेरिक एन यहाँ 4 है एस पे, और जो हमें कैलकुलेट होके मिला हुआ है वो 7 है। तो ये वाली शर्त जो है ये क्रॉस हो गई है, गलत हो गई है। एडमिसिबिलिटी की शर्त जो है यहाँ पे ख़राब हो गई है। जैसे ही आपको ये शर्त ख़राब होते हुए मिले, तो आपने पूरी क्यू को एग्जीक्यूट करना है। अगर ये शर्त हर जगह वैलिड है, ये कंडीशन वैलिड हो रही है, तब जैसे ही गोल मिले हम रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज सर मेन मसला तो ये है कि हमें कभी भी एक्चुअल कॉस्ट का पता नहीं होता, एस्टिमेटेड कॉस्ट का आखिर में एंड पे तो हम मालूम कर सकते हैं ना। जो अगर पूरी आप ग्राफ देख रहे हैं, ये आपने हेरिस्टिक अप्लाई किया, आपने देखा कि हेरिस्टिक जो है यहाँ पे, हम इस वक्त सिर्फ चेक कर रहे हैं हेरिस्टिक को, हम ए स्टेरिक को नहीं देख रहे। इस वक्त सिर्फ हेरिस्टिक को देख रहे हैं कि जो भी आपने हेरिस्टिक लगाया वो क्या एडमिसिबल था या नहीं था। इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो भी किसी तरीके से हेरिस्टिक बनाया गया था वो एडमिसिबल नहीं है। एडमिसिबल नहीं है तो आपको ए स्टेरिक जो है वो पूरी तरह चलाना पड़ेगा, क्यू को पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, पूरा चलाना पड़ेगा। अगर हेरिस्टिक, हाँ जी, एडमिसिबल के लिए हम यही कह रहे हैं ना कि जो इसका हम एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम हो। एक्चुअल कॉस्ट का हमें कैसे पता चले? काम ये सैंपल एग्जांपल्स बना के आप वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो हेरिस्टिक है क्या इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम अपनी गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो हमें या तो है कि नया हेरिस्टिक लेके आएँ, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम नया नहीं ढूंढ सकते फिर हमें ए स्टेरिक में क्यू को पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब क्लियर है? यस सब क्लियर हो गया, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन है सर। जैद के लिए काफी पूछें। सर ये जैसे हम तो अभी अप्रोचेस जो यूज कर रहे हैं ना सर, ये इसमें तो हम गेम्स वगैरह देख रहे हैं ना, मतलब जिनमें हमें पता है कि एंड कैसे होगा और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है ना। तो सर जो ये मॉडर्न रोबोट्स आ रहे हैं सर, जो सोल्जर का काम करेंगे, तो सर उनके सामने तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनको उन्होंने सामने रखने हैं। तो सर उसमें ह्यूरिस्टिक्स कैसे यूज होंगी सर?
हमारे लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम को डिफाइन करते वक्त हमने क्या चीज़ें रखी थी कि हमें स्टेट स्पेस का पता होना चाहिए। स्टेट्स हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। पैकमैन की गेम अगर आप देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि अगर वो कोने में मौजूद है तो 2 एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, सेंटर में मौजूद हैं तो 4 एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। अब ये छोटी सी गेम है। रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे पास स्टेट स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ये सर्चिंग के एल्गोरिथम स्टिल वैलिड हो जाते हैं वहाँ पे भी, अगर आप ये सारी स्टेट्स डिफाइन करें कि आपको अंदाज़ा हो कि इस पॉइंट के ऊपर रोबोट ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकना है और उसके नतीजे में अगली स्टेट क्या अकर करेगी। अगर तो आप फाइनाइट स्टेट स्पेस ले आते हैं तो ट्री बेशक बहुत लार्जर भी हो, स्टिल स्लो होने के बावजूद आप उसका रिजल्ट हासिल कर लेंगे। प्रॉब्लम वहां पे है जहां आपके पास स्टेट स्पेस डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में उसी वजह से एआई की प्रॉब्लम्स, एआई की टेक्निक्स बदल जाती हैं। अब क्लियर है? सर तो मतलब कि कोई नई टेक्निक्स होती हैं या सर यही चीजें जो होती हैं इनको एक्सपेंड कर लेते हैं? हमारे पास नई टेक्निक्स भी हैं, आगे हमने अगले चैप्टर देखने हैं, उसमें हमारे पास दूसरे मेथडोलॉजी भी मौजूद है। टारगेट वही है कि हमने किसी एक फाइनल गोल तक पहुंचना है, हम उधर तक कैसे पहुंच सकते हैं, कि हमारे पास किस एक्शन के नतीजे में क्या रिजल्ट होगा। सेकंड, क्या हमारे पास वो रिजल्ट जिस जगह हम पहुंच चुके हैं हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं, हम उधर जजमेंट ला सकते हैं कि ये जगह अच्छी आई है या बुरी आई। अगर हम इवेलुएट ना कर सके, क्योंकि वहाँ इवेलुएशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम इवेलुएट ना कर सके फिर हम नहीं बता सकेंगे कि अब वो किस सिचुएशन में पहुंच चुके हमारा रोबोट। अगर हम इवेलुएट कर सकते हैं, हम कोई उसका बना सकते हैं कि हम गोल से कितना दूर हैं या करीब हैं, या जिस जगह पहुंच गए हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। अगर ये बता पाएंगे तो हम मूव करते रहेंगे इन मुख्तलिफ पोजिशन के अंदर भी, बेशक जितनी मर्जी लार्ज हो जाए। लेकिन अगर हम ठीक है ये सर। नहीं बता पाएंगे, अगर हम बता नहीं पा रहे, फिर हमारे लिए उधर से मूव करना बहुत मुश्किल है। जितनी अगली टेक्निक्स हम देखेंगे हम इसी बेस पे इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफाइन कर सकें कि हम मूव, हमने अहेड कैसे करना है। हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास एजेंट्स जो हैं उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले सोच लें, थोड़ी देर प्लान कर लें। अगर प्लान करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा एक्शन बुरा होगा या अच्छा होगा, और ये काम हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो सबसे पहली एग्जांपल थी कि रोबोट खाई में गिर रहा है क्योंकि उसे मालूम नहीं था, तो फिर वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। अच्छा, अब हम ये एग्जांपल देख रहे थे एस्टेरिक की। ये हमने देख लिया था कि एक साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद मेज की एग्जांपल थी, या पैकमैन की एग्जांपल थी। पैकमैन में हमारे पास एस्टेरिक के अंदर क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन में भी गया है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस साइड पे जहाँ गोल है उस साइड पे रहा है। जिस साइड पे गोल नहीं था उस साइड पे उसने कम तवज्जो दी। और यही चीज़ हमारे पास यहाँ तीनों के दरमियान में फ़र्क में नज़र आ रही है कि ग्रीडी सिर्फ एक साइड उसे मालूम थी, सिर्फ वो उसी साइड पे मूव कर रहा था, गोल उसे बहुत तेज़ी से मिल गया। यूनिफॉर्म कॉस्ट चारों तरफ ढूंढ रहा था। एस्टेरिक टारगेट उसका यही है कि मैं गोल की तरफ ही जाऊं, लेकिन ऑप्टिमैलिटी का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी एक्सप्लोर करेगा। अब यही प्रॉब्लम्स हमारे पास हर तरह की वीडियो गेम्स के अंदर, जिसमें वीडियो गेम कोई भी आप खेल रहे हो उसके अंदर पाथ फाइंड आउट करने का, राउट फाइंड आउट करने के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे एस्टेरिक के थ्रू फाइंड आउट किए जाते हैं। क्यों? जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वो भी शामिल है जियोफेन, और जिस पोजीशन से गोल तक का एस्टिमेटेड डिस्टेंस वो भी शामिल है। तो दोनों होने की वजह से
ये बेहतर परफॉर्म करता है और ज़्यादातर गेम्स के अंदर और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर भी यूज़ करने की कोशिश की जाती है। रोबोट मोशन प्लानिंग, लैंग्वेज एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, सारों के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा एस्टेरिक सर्च ही अप्लाई की जाती है। अब हम ये डिफरेंट एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं उस चीज़ को। अब हम देखते हैं हेरिस्टिक्स के अंदर बनाए कैसे जाते हैं। हमने कहा था कि हेरिस्टिक की शर्त हमने ये रखी थी कि एच ऑफ एन एडमिसिबल होने के लिए शुड बी लेस देन एच स्टेरिक ऑफ एन। ये एक्चुअल पाथ या एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो हम लगाएं वैल्यूज वो स्मॉलर हो, तो वो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है अगर हम कुछ शरायत गेम्स की रिलैक्स कर रहे हैं। शरायत किस तरीके से हम रिलैक्स कर रहे हैं कि अभी हमने पैकमैन में देखा था, तो दरमियान में बॉल्स मौजूद हैं, हमने उन बॉल्स को एज्यूम यही किया मौजूद नहीं है और डायरेक्ट ट्रायंगल बना के हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, चाहे इक्लूडिंग डिस्टेंस है या मैनहट्टन डिस्टेंस है। सेम हम यही शहरों के दरमियान में भी करते हैं कि दरमियान में माउंटेन्स हैं या कोई और रीजन मौजूद है, लेकिन अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है मैप पे तो हम स्ट्रेट लाइन या बर्ड आई व्यू डिस्टेंस इंक्लूडिंग डिस्टेंस के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस लार्जर होगा क्योंकि हम मुख्तलिफ रोड से होके आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो एस्टिमेटेड होगा, जो हमने अपने प्रॉब्लम को रिलैक्स करके किया, तो वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। 8 टाइल्स के अंदर, 8 पजल के अंदर क्या हम कर रहे थे कि हमने बहुत मुश्किल था कि हर दफ़ा पोजीशन को चेक करें कितना एक्चुअल डिस्टेंस हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द टाइल्स। तो क्या किया हमने, स्टेट्स को, टाइल्स को रिमूव किया, 1 को कहाँ तक पहुँचना है, बाकी एज्यूम यही किया कि बाकी टाइल्स मौजूद नहीं है, उसने अपनी पोजीशन से मेन पोजीशन तक, एक्चुअल पोजीशन तक पहुंचने तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर बाकी टाइल मौजूद नहीं है तो आप बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स के ऊपर ही आप उसकी पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो मौजूद होता, टाइल मौजूद होती जो एक्चुअल केस होना चाहिए, उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइल्स पहले साथ साथ मूव करनी पड़ेंगी, फिर 1 जो है वो अपनी पोजीशन तक पहुंचेगा। सो रिलैक्स प्रॉब्लम में एक एडवांटेज हमें मिलता है कि हमारे पास चांसेस होते हैं कि जो हेरिस्टिक बनेगा वो इस शर्त को भी पूरा कर रहा हो। क्यों, हमने शर्तें कुछ कम की तो रियल वर्ल्ड के अंदर वो शर्तें कम नहीं होंगी, तो उस वजह से उसकी वैल्यूज जो हैं वो टाइल्स के अंदर हमने क्या कर सकते थे, 2 किस्म के हम हेरिस्टिक नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक मैनहट्टन डिस्टेंस जो सम होता है तमाम टाइल्स को अपनी पोजीशन पे जाने का, रिलैक्स करते हुए कि बाकी टाइल्स मौजूद ना हो। दूसरा केस नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स, 2 डिफरेंट किस्म के हेरिस्टिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, सम भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट देखें हमारे पास कितना जनरेट हो रहा है। अगर हम डीप जा रहे हैं कितने स्टेप्स तक, नॉर्मल केस में 12 स्टेप तक फर्दर हम देख रहे हैं, ट्री के 12 लेवल तक हम देख रहे हैं, तो कितने हमारे पास नोड्स जनरेट हो रही हैं, 3.6 × 10⁻⁶, बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसको रिलैक्स करके जो हमने एस्टिमेशन ली, तो देखें हमारे पास कितनी टाइल्स के केस में 227 और मैनहट्टन डिस्टेंस सिर्फ 73 टाइल जो फंक्शन हमने जो नई स्टेट जनरेट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन जो है या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो किस तरीके से डिफाइन आउट कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट करती है फिर हमारे पास कितना ट्री एक्सपेंड होगा।
क्लियर होगी ये चीज? रिलैक्स प्रॉब्लम क्या है? रिलैक्स प्रॉब्लम ये है कि रियल वर्ल्ड में से कुछ इश्यूज, कुछ रूल्स हमने निकाल दिए तो हमारे पास एस्टिमेशन आसान हो गई। एक शहर से दूसरे शहर में हमने जाना था तो इंस्टेड के हम रोड डिस्टेंस लेते, हमने मैप के ऊपर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द रोड पाथ। तो हमें चांसेस यही हैं कि हमारे पास हेरिस्टिक जो होगा वो एडमिसिबिलिटी की शर्त को पूरा कर देगा। 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर भी उसी तरीके से कि अगर हम मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट आउट कर लें और उनका सम कर लें, एज्यूमिंग कि हमने जब किसी एक टाइल को अपनी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं तो बाकी सारी टाइल अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होंगी यानी कि एक्चुअल केस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा ओरिजिनल टाइल को मूव करना पड़ेगा, तब जाके वो पोजीशन तक, अपनी पोजीशन तक पहुंचेगी। तो हमारे पास अगेन वहाँ पे भी यही हमारे पास अजम्पशन है कि हमारे पास जो हेरिस्टिक बनेगी वो एडमिसिबल होगी, कि उसका एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो लेस होगी जो कि एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों बराबर केस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बता दे मुझे, समझ आ गई हो? सर जब इक्वल होगी वो वर्स्ट केस कंसिडर किया जाएगा? हम बस इसलिए कह रहे हैं कि दोनों केस एक ही टाइम के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। ट्रू कॉस्ट में भी उसको 1 अपनी पोजीशन पे जा रहा है, 0 डिस्टेंस कैलकुलेट होना चाहिए था और वो भी अपनी पोजीशन में मौजूद था। तो मैंने बस इसलिए बोल दिया कि दोनों बराबर आ रहे हैं। एक्चुअली ये गुड केस है। सही है सर, मैं उसी बात के स्टार्ट ही आपके पास वहीं से हुआ है जहां आपने गोल में पहुंचना था। सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं। सही है सर। मैंने बस इसलिए किया है क्योंकि मैं इक्वालिटी के साइन, वो जो लेस देन वाला साइन था उसको कट कर रहा था कि ये कट हो रहे हैं तो हमारे पास दोनों केस बराबर हो गए। सही है सर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हमने एक्सपेंड कितनी होंगी, डिफरेंट हेरिस्टिक्स होंगे, तो वो हर कोई अपने हिसाब से नोट्स जो हैं वो एक्सपेंड करेगा, तो इसका कितना एक इफेक्ट आएगा हमारे पास। एक एग्जांपल देखते हैं जो बुक के अंदर मौजूद है। स्क्रीन नजर आ रही है आपके पास? यस सर, आ रही है। स्क्रीन आ रही है। हमारे पास दो हेरिस्टिक्स हैं, H1 और H2। H1 हमारे पास क्या है, एक हेरिस्टिक जिसके तहत हमने नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स है, और H2 जो है हमारे पास जो है वो मैनहट्टन डिस्टेंस, सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस है। अब इस केस में हमारे पास सिनेरियो क्या होगा कि अगर दो हेरिस्टिक से और एक हेरिस्टिक दूसरे पे डोमिनेट कर रहा है, यानी जब भी हम H2 कैलकुलेट करते हैं वो हर दफ़ा वैल्यू रिजल्ट ज़्यादा लेके आता है एज कंपेयर टू H1, तो हम पिक जो करते हैं वो सेकंड जिसकी वैल्यू ज़्यादा आए उसको पिक करते हैं। उसको पिक करने की रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जनरेट जो हो रहे हैं उनके एक एवरेज हमारे सामने है कि अगर हम लास्ट 24 डेप्थ तक देख रहे हैं तो हमने सिर्फ नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स को हेरिस्टिक बनाया हुआ था, तो हमारे पास 39,000 तक नोड्स एक्सपैंड हो रही। और अगर हम सम को लेके चल रहे हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस को, तो हमारे पास 1600 नोड्स जो हैं वो एक्सपैंड हो रही। तो जो वैल्यू हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा था नोड या हेरिस्टिक्स, वो हमारे लिए प्रेफरेबल है। क्यों हमारे लिए प्रेफरेबल है? कि वो हर दफ़ा जो नोड्स जनरेट करेगा वो लेस करेगा। वैल्यू वो ज़्यादा कर रहा है लेकिन नंबर ऑफ नोड्स जो जनरेट कर रहा है वो कम कर रहा है।
और उसका एडवांटेज क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स जब हम ट्री एक्सपेंड कर रहे हैं कम जनरेट होने से, कि हमारा एल्गोरिदम फास्ट हो जाएगा। हम कर ए स्टेरिक रहे हैं, अब ये दोनों ए स्टेरिक पे जा रहे हैं। अब जो ज़्यादा नोड एक्सपेंड कर रहा है वो स्लो हो जाएगा, और जो कम नोड एक्सपेंड कर रहा है वो कंपेयर इसके मुकाबले में फास्टर हो जाएगा। अब यही चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस हेरिस्टिक के अंदर, कि फॉर ऑल एन, तमाम केस में अगर ए जो है हेरिस्टिक ए जो है वो वैल्यू ग्रेटर आ रही हो उसकी हेरिस्टिक सी से, तो हमने जो पिक करना है वो हमने मैक्सिमम वाला करना है, कि मैक्सिमम वाला जो होगा वो एडमिसिबल होगा। और इसको पिक करने का हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है, कि नंबर ऑफ नोड जो एक्सपेंड होंगी वो हमारे पास कम होंगी, जो वैल्यू इसमें स्मॉलर होगी वो नंबर ऑफ नोड ज्यादा एक्सपेंड करेगी। ठीक है, दोनों कन्वर्स मूव कर रहे हैं। वैल्यू ज्यादा है तो नोड्स एक्सपेंड जो है वो कम है, वैल्यू कम है तो जो नोड एक्सपेंड हो रही हैं वो ज्यादा होंगी। तो इस बेस के ऊपर हम जो पिक करते हैं, अगर एक से ज़्यादा हेरिस्टिक हमारे पास मौजूद हो तो वो हेरिस्टिक जिसकी वैल्यू ज़्यादा आए फॉर ऑल के, और इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये हेरिस्टिक जो है अगर शर्त पूरी हो जाती है तो डोमिनेट करता है दूसरे हेरिस्टिक के ऊपर। हेरिस्टिक ए डोमिनेट्स हेरिस्टिक सी। क्लियर है यहाँ तक? सर आज के लिए काफ़ी है, बस दो एक स्लाइड्स और देख लें, फिर उसके बाद हम ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी है। ग्राफ सर्च और ट्री सर्च के अंदर फ़र्क क्या है? हमने पहले ट्री सर्च देखा था कि हम ए से बी एक्सपेंड कर रहे हैं, बी से जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो सारे एक्सपेंड करके चले जा रहे हैं। ग्राफ सर्च के अंदर हमने सिंपल एक चीज़ की एडिशन लेके आनी है, और वो क्या है, कोड के अंदर कि हमारे पास एक और क्यू भी हमने, या एक और बकेट भी, एक बकेट हमारे पास थी जिसे हम देख रहे थे कि कौन कौन से नोड एक्सपेंड होने वाले हैं, फ्रिंज जिसका नाम हमने दिया हुआ था। दूसरी बकेट अब हमने एक बनानी है जिसका हमने कहना है जो विजिटेड हो चुके हैं। क्यों? अब ये सी एक दफ़ा अगर एक्सपेंड हो गया है, एक साइड से किसी एक साइड से हम पढ़ते आ रहे हैं और दूसरी साइड पे भी गए हैं, दोबारा वही हमें रीड करना पड़ रहा है, तो हमने इसको अवॉइड करना है। तो हम उसको बकेट के अंदर रख सकते हैं, उसकी वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आई थी विद वैल्यू हम उसको बकेट के अंदर रख सकते हैं। तो हमारा एडिशनल कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी यहाँ पे, कि हमें मेमोरी हमने बनानी है, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी। ट्री सर्च के अंदर हम मेमोरी को नहीं देख रहे थे, हमने कहा था जो एक दफ़ा विजिट हो गया उसका रिकॉर्ड नहीं रखा था। ग्राफ सर्च के अंदर जो पहले विजिट हो चुका है उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, जो पहले वैल्यू आई थी वो हमने बकेट में रख दी थी, और नेक्स्ट दफ़ा हम वही वैल्यू दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन जो ट्री सर्च के अंदर हो रही थी हम उसको ग्राफ सर्च करके सेव कर सकते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे? हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, आइडिया इस केस में कि एक नोड को हमें बार बार एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से ही एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट हुआ था तो अपने पास मेमोरी बना के रख लिया था, एक इवेंट जो पहले हुआ था तो उसे याद कर लिया था। तो हमें दो बकेट्स की अब ज़रूरत पड़ेगी, एक बकेट वो जो हमने नेक्स्ट एक्सपेंड करने हैं, और एक बकेट वो जिस दर हमने जो विजिट हो चुके हैं उनको बकेट के अंदर राइट डाउन करें। तो इधर उसका नाम जो है क्लोज सेट के तौर पर, फ्रिंज का नाम ओपन सेट, और जो हमारे पास विजिट हो चुके हैं उनको क्लोज सेट के तौर पर देंगे।
और आप विजिटेड के नाम से भी रख सकते हैं। सर क्वेश्चन है जी पूछें। सर, फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ में हमारी लग गई लूप, जी तो हम उसको फिर किस तरह ट्री के साथ टैकल करेंगे? देखें, ग्राफ के अंदर आपके पास लूप लग गई कि आपके पास ए से बी सी और डी तरफ जाना था, लेकिन आप बी और सी के दरमियान में मूव करने लग गए। यस सर। ठीक है, बकेट में बार बार सी के चाइल्ड में बी आ जाता है और बी के चाइल्ड में सी आ जाता है। आप जब बकेट के अंदर विजिटेड वाली एक बकेट बना लेते हैं, तो आपने कहा कि बी जो है मेरे पास अकर कर चुका था, तो जैसे ही सी के चाइल्ड बी भी दोबारा बकेट में आने लगेगा, तो मैंने उसको कट कर देना है कि ये मैंने विजिट कर चुका हूँ, इसको दोबारा बकेट में ऐड ना करूँ, फ्रिंज वाली बकेट के अंदर ऐड ना करूँ, तो फिर मेरे पास दोबारा ये लूप जो है वो अकर नहीं करेगा, क्योंकि सही है लूप उस वक्त एग्जीक्यूट करेगी जब वैल्यूज मौजूद हों फ्रिंज बकेट के अंदर। ये हमने एक दफ़ा एक और विजिट इसमें डालने से पहले, फ्रिंज में एंटर करने से पहले विजिटेड वाली बकेट के अंदर चेक कर लिया, यहाँ मौजूद है, तो फिर इधर नहीं डाला। यहाँ मौजूद नहीं है तो इस बकेट के अंदर वैल्यूज चिल्ड्रन जो हैं वो ऐड कर दें। सही है सर। अच्छा, अब हम देखते ठीक। हैं इस, चलें ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब हमने देखना है कंसिस्टेंसी ठीक है को। सर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कंसिस्टेंसी को, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इंशाल्लाह सर, अगर जिंदगी रही। सर असाइनमेंट सबमिशन कब होगी? असाइनमेंट आप बताएं, आप लोग कितने जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे? 1 वीक दें सर, ठीक है, एक कम से वीक कम, हो गया। कम से कम 1 ठीक वीक। सर ठीक है, लेकिन हम करना इंशाल्लाह खुद खुद है। करेंगे सर, तो सर देख 10 दिन कर लें सर। 10 दिन का ये सर 10-15 दिन ठीक होगा बस सर, 10-15 एक दिन ठीक होगा। एक वीक ठीक रहेगा, एक वीक ही करते हैं।